कल लास्ट टॉपिक क्या बताए थे? हैं? हाँ, नया चालू होगा ना। अच्छा, ये लिखवा दिया था ना मैंने। ठीक है, अब नेशनल इनकम चालू करेंगे। ठीक है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग मतलब राष्ट्रीय आय का आकलन कैसे होता है। ठीक है, उसके जो टर्म हैं उसमें पहले वो टर्म हम देखेंगे, फिर उसके बाद और चीज़ें सीखेंगे। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग स्टार्ट होने से पहले कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं, जो बिजनेस हाउसेस कैसे कनेक्ट होते हैं हाउस होल्ड से। फर्म हाउस होल्ड में क्या कनेक्शन होता है, गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है उसमें, कैसे चीज़ें साइकिल वे में कनेक्ट होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक टर्म सीखेंगे बिजनेस साइकिल। कुछ मेजर टर्म्स हैं, पहले उन टर्म्स की डेफिनेशन देखेंगे, साथ में लिखते जाएंगे, और उसके बाद उसका कैसे कैसे उसका कैलकुलेट कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है उसका। ठीक है, इन सब चीज़ों को देखेंगे, और उम्मीद करता हूँ कल वाली चीज़ें आप लोग रिवाइज किए ही होंगे। कभी भी पढ़ाई के एक्चुअली में जो फंडे हैं, वो सिंपल सी बात, कोई भी क्लास आप ले रहे हैं, जो प्रीवियस डे आज पढ़ाया गया उसको रिवाइज करिए, अगले दिन जो टॉपिक बोला जा रहा है उसको एक बार किताब से देख के आइए, तो आप टीचर के साथ सिंकअप होंगे और जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो समझ में आएंगी। क्योंकि टॉपिक नए नए आने पे चीज़ें सब बाउंस जाएगा, फिर कितना भी समझाएगा टीचर वहाँ समझ आ जाएगा, कल को फिर आपके लिए साफ होगा। आपको वर्क करना ही पड़ेगा। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन से बेटर कोई मोटिवेशन नहीं है। और आप लोगों में सबसे बड़ी कमी यही पाई जाती है। मुश्किल से 1-2 पेज भी नहीं पढ़ना है यहाँ से जाके जो पढ़ाया गया है, और कल का जो टॉपिक दिया गया कल ये पढ़ के आना है, उसे एक बार किताब से देख लो। आप लोग देख लिए रहेंगे, जब चीज़ें यहाँ समझाई जाएंगी तो चीज़ें ज़्यादा बेटर में क्लियर होंगी। ये तो स्कूल डेज से बताया जाता है, और कितनी सारे 2 सब्जेक्ट तो पढ़ाए जा रहे हैं टोटल डेली। आधे 1 घंटे का भी काम नहीं होता यहाँ से जाके देखना, अगर बहुत फ्री हुए तो। किताबें पढ़ना तो दूर, एनसीईआरटी 11th की किसकी किसकी खत्म हो गई। ये साइकिल पता है 11th-12th में या 9th-10th में सब लोगों ने पढ़ी होगी ना ये साइकिल। फिजिक्स में भी पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ी होगी, पढ़ी है। फिजिक्स में वेव का स्ट्रक्चर इस तरह पढ़ा हुआ है, सिनुसॉइडल साइकिल भी यही है साइन थीटा की। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी है, याद है ना। ऐसे ही एक यहाँ पे इकोनॉमिक्स में एक बिजनेस साइकिल। ठीक है, बिजनेस साइकिल में यह है कि कोई बिजनेस, कोई कंट्री का एक्चुअली में जो रिप्रेजेंटेशन होता है, वो इकोनॉमी क्या दर्शाती है, पहले जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या करी, इकोनॉमी बूम कर रही है, इकोनॉमी बूम कर रही है, यहां तक आके ये ग्रोथ हो रहा है, ये ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये वाला साइड यहां पे आके सबसे पीक पे पहुंचा। ठीक है, पीक पे पहुंचने के बाद फिर कुछ टर्मोइल हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स आई इकोनॉमी में, फिर से डिमांड और सप्लाई की कुछ समस्याएं, डिसबैलेंस हुआ, तो वापस इकोनॉमी क्या की, डाउन होना चालू कर दी। यहां तक तो रिसेशन पीरियड कहलाता है। रिसेशन की हिंदी बताएंगे अरुण, रिसेशन पीरियड कहलाता है। ठीक है, रिसेशन, रिसेशन मतलब होता है चीजों का कॉस्ट कटिंग होने लगी हर चीज पे, कहीं एम्प्लॉयमेंट कम होने लगा, एम्प्लॉय निकाले जाने लगे, जो खर्चा कर रही थी, एक्सपेंशन कर रही थी कंपनियां यहाँ पे, वो एक्सपेंशन कम करने लगी। ठीक है, एक्सपेंशन कम करने लगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम हो गया।
अपने खर्चे में कटौती करने लगी, खर्चे में कटौती करेंगे तभी तो एम्प्लॉयमेंट कम देंगी ना। उसके बाद इस पॉइंट के बाद जब आगे बढ़ेंगे इकोनॉमी में, तो एक पॉइंट ये चला जाएगा डिप्रेशन का। डिप्रेशन मतलब कंडीशन इतनी खराब हो गई है कि डिमांड बहुत ज्यादा कम हो गई है और सप्लाई जो एक्सेस में हमने प्रोड्यूस किया था उसको भी सप्लाई करना मुश्किल हो गया कंपनियों को। तो यहाँ पे फोर्सफुली एक्चुअली में कंपनियों से लोगों को निकाला जाएगा, फोर्सफुल बेसिस पे। अब तक तो ये मैनेजमेंट बेसिस पे कि हाँ ग्रोथ कम हुई, इनको पता है कि ये ट्राई कर रहे हैं कि शॉक जो आया है उसको किसी तरह मैनेज कर लिया जाए, रिसेशन में ये रहा। लेकिन अब यहाँ पे बल्क लेवल पे फायरिंग होगी, लोगों को निकाला जाएगा। डिप्रेशन, कई कंपनियां डूब भी सकती हैं, कई कंपनियां इतना घाटे में चल रही होंगी, ये डिप्रेशन आएगा। फिर यहाँ से कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी वगैरह चेंज होंगी, कुछ लोग वर्क करेंगे, कमेटी वगैरह बनाई जाएगी, कई चीजों पे उस पर रिकवरी किया जाएगा। तो फिर ये स्टार्ट हो जाएगा रिकवरी इकोनॉमी की। यहाँ पीक पे आके डिप्रेशन, फिर क्या स्टार्ट होगा, वापस रिकवरी। रिकवरी मतलब वापस रीगेन करना चालू कर देंगे, करेंगे ना, रीगेन करना चालू करके फिर वापस वही टर्म आया उधर वाला, ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट फिर से बढ़ना चालू। रिकवरी हो गई, फिर से इन्वेस्टमेंट ग्रोथ बढ़ना चालू, जॉब चालू, फिर वापस। ये साइकिल एक्चुअली में क्या कहलाती है, पूरी ओवरऑल बिजनेस साइकिल। ये बिजनेस साइकिल हमेशा इकोनॉमी में प्रेजेंट रहती है, समझे? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। क्या, अब आगे चलते हैं। नेशनल इनकम, आय हम काउंट क्यों करते हैं? सबसे पहले बात, आय का आकलन क्यों करते हैं? उला बताओ, जिससे पूछ रहे हैं वो बताएगा। बताइए, नेशनल इनकम के क्यों करते हैं अकाउंटिंग? कल क्यों नहीं आई थी आप? क्लास बंक मत करिए ना, क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर एग्जाम देना है तो रूटीन बेसिस पे रहिए और पढ़िए। हाँ बताइए, नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्यों करते हैं? नेशनल आय, राष्ट्रीय आय का, आप अपनी आय का आकलन क्यों करोगे? नीड्स के लिए, कहां पे कितना हमें खर्च करना है, व्यय करना, इनकम और बढ़ानी है कि नहीं, ये सब चीजों पे कैसे, हम जितनी पॉलिसियां आप बनाओगे उस किस बेसिस पे होगी? आय के बेसिस पे ही तो होगी, वही तो दिखाएगा वर्ल्ड लेवल पे हमारी ग्रोथ कितनी है, क्या है। तो ये सब चीजें बताओ ना, बैठो। तो नेशनल इनकम इसीलिए हम काउंट करते हैं। अब इसमें कुछ टर्म आएंगे, एक पर कैपिटा इनकम आता है, इसमें पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम मतलब पर प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कैसे काउंट करेंगे? जैसे इतने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं क्लास में इस समय? हाँ 18, काउंट कर लिए हो, देखिए जरा, 4 3 7 4 11 11 4 15, ठीक है। बताओ पर प्रति व्यक्ति आय क्या होगा? जैसे अगर ये पूरा क्लास हमारी कंट्री मान लिया जाए, इसकी पूरी जो आय होगी उसको, एवरेज आय को डिवाइड कर देंगे ना, जितने पर्सन है यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो प्रति व्यक्ति आय एवरेज पता चल जाएगी। प्रति व्यक्ति आय से हमें ये पता चलेगा लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। एक्चुअली में प्रति व्यक्ति आय पूरी तरह से एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बट एक ऑन एवरेज हमें प्रति व्यक्ति आय निकालनी पड़ती है कि प्रति व्यक्ति आय हमारे यहाँ कितना चल रही है। मतलब एक तरह से इनइक्वालिटी है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स सिस्टम लाती है, कई सब्सिडीज लाती है कई वर्गों के लिए, कुछ वर्गों के लिए डायरेक्ट स्कीमें आती हैं उनको ऊपर लाने के लिए। तो इस तरह चीज़ें एक्चुअली में प्रति व्यक्ति आय से हमें पता चलता है कि हमारी जो इनकम ग्रोथ हो रही है वो अच्छी हो रही है कि नहीं, पर हाउस होल्ड या पर व्यक्ति। तो ये प्रति व्यक्ति आय इसलिए हम काउंट करते हैं। अब इसमें पहला टर्म आता है जीडीपी, पर कैपिटा इनकम आपको पता चल गया। नेशनल इनकम क्यों काउंट करते हैं ये पता चला आपको। पहला टर्म आएगा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद।
ठीक है। जीडीपी का टर्म बहुत लोगों ने सुना होगा ना, हमेशा पेपर में आता, न्यूज में आता, सकल घरेलू उत्पाद। न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं? गुड। और पूजा, क्या होती है जीडीपी? जीडीपी के बारे में सुना तो है नाम सब लोगों ने, हमेशा सुनते हो ना कि जीडीपी इतनी बढ़ गई, ये हो गई, और उसमें न्यूज में तो इतना हल्ला मचा देते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं, जबकि नॉर्मल पब्लिक को पता ही नहीं जीडीपी क्या होती है। सच्चाई ये है। आप लोग तो पढ़ने आए, जब आप लोगों को नहीं पता तो नॉर्मल पब्लिक को क्या पता है जीडीपी? उनको तो सिर्फ डाटा दिखा दिया गया, इतना बढ़ रहा है, ये परसेंटेज घट गया। अब बढ़ने घटने का क्या फायदा, क्या डिजिट दिखा रहा है, कुछ मतलब है? हमारी इकोनॉमी कहीं जा रही है ना कि इतना ट्रिलियन हो जाए, क्या मतलब है जीडीपी का उतना ट्रिलियन? हाँ, तो बताओ जीडीपी, हमेशा न्यूज में सुनते आते हो ना, हर चौराहे के डिस्कशन में ये सब शामिल रहता है ना, इकोनॉमी की बातें, इतना बढ़ रहा है, इतना घट रहा है, ये हो गया। तो ये क्या है? फाइनेंशियल इलिटरेसी बहुत ज्यादा है ना हमारे समाज में, इसी का पॉलिटिकल पार्टीज काफी एक्चुअली मैनिपुलेशन करती हैं, है कि नहीं? लोगों को बैंकिंग सर्विसेज के बारे में भी नहीं पता है, अकाउंट, एटीएम, ये सब चीजें पता है क्या? नहीं पता है ना। जितनी सारी चीजें आपको बताई गई, ये यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? चरण, यूज करते हो ना यूपीआई? बताओ फुल फॉर्म। पढ़ा चुके हैं हम, बताए थे। कौन रेगुलेट करता है इसको? यूपीआई को कौन रेगुलेट करता है बेटा? आरबीआई। कल नहीं आई थी, परसों? क्यों? एनपीसीआई पढ़ाया था ना मैंने कल। सारे डिजिटल पेमेंट का मोड कौन रेगुलेट कर रहा है, कौन देख रहा है? एनपीसीआई ना, कल ही तो पढ़ाया था ये सब। तो उसकी हमारी गलती है, वीडियो काहे नहीं देखे तब, लोगों से नोट्स क्यों नहीं लिए? क्लास में, एग्जाम में भी यही सब बोलोगे आप लोग कि हम आए नहीं थे, क्लास नहीं अटेंड किए थे। यार स्कूल के बच्चों से भी बदतर कंडीशन आप लोग अपनी बना लिए हैं। बैठिए। सच में कंपटीशन सबको बीट करना है कि मजाक करना है? कोई भी चीज आप पढ़ के नहीं आएंगे, कोई नहीं, कुछ नहीं समझ आएगा क्लास में, हम बता दे रहे हैं। वर्क आप खुद से नहीं करेंगे, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा दिमाग में। जीडीपी मान लिया ये एक कंट्री है, ठीक है? इस कंट्री में जो फाइनल गुड्स होंगे, अंतिम उत्पाद, अंतिम वस्तुएं जो उत्पादित होंगी, और सर्विसेज, इसको रुपए में अगर कन्वर्ट कर देंगे हम, इसकी अगर वैल्यू कन्वर्ट कर देंगे, मतलब पैसे में, इसको पैसे में कैसे, मूल्य, इसके मूल्य निर्धारण करके, तो ये क्या होगा? देश की जीडीपी बताएगा। बाहर से कोई इनकम नहीं है इसमें, हाँ, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली जो चीजें हैं, उससे जो फाइनल आउटकम है वो काउंट हो जाए, क्योंकि इसमें सर्विसेज कुछ यहां से इंपोर्ट हुई ना, प्रोड्यूस तो यहां हुई ना, बेची गई, उसका पैसा बना, कुछ चीजें आयात हुई तो वो घट जाएगा, क्योंकि यहाँ फाइनल उत्पादन हुआ नहीं उस पैसे के, तो वो इसमें काउंट हो जाएगा, लेकिन इस बाउंड्री के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो बाहर से कोई पैसे कमा के भेजे या कहीं से ग्रांट आए, वो सब काउंट नहीं है इसमें, सिर्फ इस बाउंड्री के अंदर जितना वर्क हुआ है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स क्या होगा? ये मार्कर क्या है? इसके बाद इसका उत्पादन प्रोसेस में कहीं यूज नहीं होगा। जैसे आटा बन रहा है आपका, गेहूं है, वीट, वीट से आटे की पैकेट बनती है, मान लिया कई कंपनियों के पैकेट आते हैं ना आजकल, ठीक है? फ्लो, आटा बनना है, फाइनल प्रोडक्ट आटा है। अब इस आटे को बनाने में एक तो कौन कौन से कास्ट इन्वॉल्व होंगे? मशीनीकरण, और चीजें क्या इन्वॉल्व होंगी? लेबर,
और जितनी भी सारी चीजें जो फैक्टर कॉस्ट लगेंगे, प्लस वीट ना, रॉ मटेरियल। अब ये जो आटे का फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, अब इसके आगे तो इसका कुछ बनेगा नहीं, ये घर में आके किचन में यूज होगा खाने में, बस आटा बन गया, ये मार्केट में बिकेगा, फाइनल प्रोडक्ट ये हो गया। इसी तरह कोई भी चीज, चाहे मैगी ले लो खाने का उत्पाद, या फोन ले लो, फोन में काफी चीजें क्या लगी, इंटरनल प्रोडक्ट, सारे सेमीकंडक्टर्स लगे, आईसीज लगी हैं, माइक्रो प्रोसेसर लगे हैं, स्क्रीन लगी हैं, स्पीकर लगे हैं, ये सब क्या हुए इस फोन के लिए, इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यम उत्पाद। बट उसके दाम काउंट नहीं होते जीडीपी में। फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, मोबाइल। मोबाइल जो बिकेगा ये अंतिम वस्तु है, इसके बाद ये उत्पादन प्रोसेस में यूज नहीं होगी। जो चीजें उत्पादन प्रोसेस में फर्दर यूज होंगी वो अंतिम उत्पाद में नहीं आएंगी। तो ये क्या हो गया, फाइनल गुड्स। इसी तरह फाइनल सर्विसेज में क्या हो गया, बैंकिंग, आपको अकाउंट खोल रहा, सर्विसेज हुई, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो गई, और सर्विसेज के एग्जांपल बताओ, आईटी सर्विस हो गई, हम भी एक सर्विस ही दे रहे हैं एजुकेशन का। अगर इसमें सब में फाइनल सर्विसेज जो आएंगी, जो इसकी कॉस्ट काउंट होगी, वो टोटल काउंट करके किसमें आ जाएगी, सकल घरेलू उत्पाद में। अब यहां पे दो टर्म आते हैं, एक आता है नॉमिनल और एक आता है रियल। रियल को बोलते हैं वास्तविक जीडीपी और नॉमिनल को बोलते हैं नॉमिनल को क्या बोलेंगे, नामांकित नहीं बोलते, अभी हम हिंदी बता देते हैं, नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, तो जीडीपी काउंट करने के लिए है? क्या नहीं, मौद्रिक थोड़ी बोलते हैं। इसमें काउंट करने के लिए दो एजेंसियां हैं हमारे पास। पहले एक होती थी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सीएसओ। ठीक है, सीएसओ ये सब काम काउंट करने का करती थी, सारे अकाउंटिंग और स्टैटिक्स वाले काम कौन करता था, सांख्यिकी वाले काम सीएसओ। बाद में सीएसओ प्लस एनएसएसओ, एक एनएसएसओ था डिपार्टमेंट, उसको मिला के दोनों को एनएसएसओ ऑफिस था और सीएसओ था, इसके कुछ काम थे, इन दोनों को मिला के, इन दोनों काम मर्ज करके बना दिया गया एनएसओ। और फुल फॉर्म बताएंगे अरुण इन सबका। तो अब क्या करेगा, सारी चीजों का काउंट कौन करेगा जीडीपी का, ये एनएसओ काम करेगा, सारे डाटा कलेक्ट करेगा, उसका जीडीपी जो काउंट होगा, जीएनपी काउंट होगा, ये सब काम कौन करेगा, एनएसओ करेगा। इसमें ही एक टर्म आता है एक्चुअली में बेस, बेस ईयर कहते हैं ना। तो अभी जो आधार वर्ष है 2011-12 लिया गया है। अब आधार वर्ष क्या होता है, आधार वर्ष ऐसे ले सकते हो, हमने कोई आधार वर्ष डिसाइड किया 2010 मान लिया एग्जांपल के तौर पे, 2011-12 में ही इस मार्कर की कीमत उस समय मार्केट रेट पे कितनी थी, 10 रुपए। ठीक है, ये आधार वर्ष हो गया, और ये मार्कर हम आज प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, ये मार्कर आज प्रोड्यूस हुआ है। अब उस ईयर के प्राइस पे इस मार्कर का दाम निकालना, क्या होगा, रियल जीडीपी, और नॉमिनल जीडीपी क्या होगा, आज के मार्केट प्राइस पे। आज मान लिया इसका दाम कितना हो गया, 12-13 रुपए हो गया, 13 रुपए हो गया, 14 रुपए आज का रेट हो गया ये। इसके बेसिस पे क्या हो गया, डिफरेंसेस हमें पता चला, यही मार्केट है, इसमें ग्रोथ कितना हुआ, ग्रोथ पता चला ना, रेट निकलेगा ग्रोथ का बेस ईयर के बेसिस पे, महंगाई पता चलेगी, महंगाई बढ़ी कि घटी, इसका दाम बढ़ा तो महंगाई बढ़ी, इसका दाम घटा घटी, मार्केट प्राइस पे, आज के मार्केट प्राइस पे। इसी तरह वो प्रोडक्ट सारे जो आज प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनका एक बेस ईयर पे, ये एक बेस ईयर बना दिया गया, इसी से कंपैरिजन ऑलवेज किया जाएगा। ठीक है, कि जीडीपी में कितना परसेंटेज ग्रोथ हो रहा है, किया जाता है ना, 5%, 9% ग्रोथ चल रही है, या महंगाई कितनी बढ़ रही है, तो ये सब चीजें किस बेसिस पे डिफाइन हो रही हैं,
इसी को, ये हर बार चेंज होते रहते हैं, कई बार 5 साल में, ऐसा कोई जरूरी नहीं 5 साल में चेंज हो, कई बार 10 साल, वो डिपेंड करता है जब मीटिंग बैठती है वो क्या बेस लेंगे, क्या पैरामीटर लेंगे, कौन सा आधार लेंगे, ये स्टैटिक्स सांख्यिकी वाले डिसाइड करते हैं, उनकी मीटिंग होती है। इसमें कितना ग्रोथ हुआ, अब बहुत ज्यादा दाम बढ़े ही नहीं तो बेस ईयर चेंज करके कोई फायदा नहीं है। तो हर डिपार्टमेंट के अपने अपने अलग अलग बेस ईयर होंगे। अभी ये बेस ईयर डिफाइन है जीडीपी काउंट करने के लिए, जीएनपी काउंट करने के लिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी मतलब अब समझ में आ रहा है ना, सकल घरेलू उत्पाद, समझे? फिनिश्ड गुड समझ में आया? एक अगला टर्म है फिनिश्ड गुड। जीडीपी समझ में आया? जीडीपी में कहीं कोई डाउट हो रहा है? अभी जीडीपी में अभी नेट जीडीपी है, इसमें डिप्रेसिएशन एक्चुअली में घटा देते हैं। और यहां पे एक चीज और देखना होगा, एनएसओ का फुल फॉर्म बताओ अरुण। नेशनल स्टैटिक एनएसएसओ का लिख लो सब लोग। सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस हो गया, हिंदी में बोल दो। इसका फुल फॉर्म क्या है? गूगल कर लो, फुल फॉर्म लिख लो दादा। हैं? हम बताएंगे, अंग्रेजी में बताएंगे, हिंदी में पता नहीं चलेगा, इसीलिए कह रहे हैं लिखो। हैं? लिख लो एनएसएसओ का फुल फॉर्म, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। कब ये मर्जर किया गया? 2019 में। जीडीपी काउंट करने का ईयर कब से कब तक लिया जाता है? ईयर में, एक साल में, एक साल के अंदर ये काउंट होता है, हर साल काउंट होता है ना, तो कब से कब तक फाइनेंशियल ईयर है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है? 31 मार्च आलेखन मतलब आकलन का ईयर। अब कुछ चीजें फटाफट लिख लो जरा। हिस्ट्री इसकी, नेशनल आकलन की, ऐतिहासिक विकास क्रम। 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत की राष्ट्रीय आय की प्रथम बार गणना की थी। अब पूरा स्टेटमेंट लिखने से बजाय वही लिख लो, 1867-68 दादा भाई नौरोजी फर्स्ट टाइम राष्ट्रीय आय की गणना, डैश डैश करके लिख लो यार। पुस्तक होगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। अब पूरा स्टेटमेंट तो सब बना ही सकते हो, अब स्टेटमेंट बनाने की क्या जरूरत है लिखने की? हैं? इतना इनफ होगा ना? प्रकाशित चाहे तो अपनी पुस्तक उनकी तो उसी समय आ गई थी पहली बार, ठीक है? दूसरा टर्म 1931-32 में कौन आया? प्रोफेसर वी.के.आर.वी. राव। प्रोफेसर वी.के.आर.वी. राव पहला साइंटिफिक अनुमान लगाया। 31-32 बोल रहे हैं दादा, पहला वैज्ञानिक अनुमान लगाया गया। फिर दूसरा टर्म लिखो, तीसरा 48-49, 1948 से 49, 1948 to 49,
भारत सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना वाणिज्य मंत्रालय के माध्यम से किया। वाणिज्य मंत्रालय के माध्यम से। अगला 1949, अगला टर्म 1949, वर्ष 1949 भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। प्रकाश चंद्र महालनोबिस। 1949 वाला, 1949 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की गई। लिखो 1949 राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना। चेयरमैन कौन? पीसी महालनोबिस। सीएसओ का फुल फॉर्म बोल रहे हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। पीसी महालनोबिस, महालनोबिस। सीएसओ का फुल फॉर्म है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और एनएसओ का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। एनएसओ का, एनएसएसओ नहीं, एनएसओ का फुल फॉर्म। और एनएसएसओ का फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। देख लिए ना सारा। एनएसओ का, एनएसओ का बोले तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। जीडीपी की वैसी डेफिनेशन लिख लो, एक निश्चित समय अवधि में, आमतौर पर 365 दिन, एक देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम माल और सेवाओं, अंतिम वस्तुएं लिखना, माल ठीक नहीं है, अंतिम वस्तु और सेवाओं के लिए किए गए कुल व्यय के बराबर है। नॉमिनल को नाम मात्र कहते हैं। नॉमिनल जीडीपी जो लिखाए थे ना, उसको नाम मात्र जीडीपी कहते हैं। और नॉमिनल जीडीपी की गणना कैसे की जाती है? वर्तमान कीमतों पर, आज की कीमत पे जो है, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस पे नॉमिनल जीडीपी। अब इसमें कई टर्म आएंगे एक्चुअली, वस्तु कई तरह की, ठीक है, कई आएंगे, फिनिश्ड गुड आएंगे, कुछ होंगे कंज्यूमर गुड्स। तो इन सब गुड्स की डेफिनेशन एक्चुअली में लिखानी है, क्या पता है तुम लोगों को? गिफिन गुड्स, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? उपभोक्ता वस्तुएं। बताओ। इकोनॉमी सर्कुलर वे में फ्लो करती है, ये फर्म हो गई, और यहां हो गए कंज्यूमर्स या हाउस होल्ड कहते हैं इनको, ठीक है। यहां से क्या जा रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज।
ये फैक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं और ये फैक्टर की कॉस्ट पेमेंट हो रही है। गुड्स एंड सर्विसेज लिखा है शॉर्ट में। पेमेंट इसके लिए कोई भी प्रोडक्शन यहां से हो रहा, सप्लाई से हो रही है, इसके गुड्स एंड सर्विसेज दिया तो उसके पैसे यहां से मिले, वापस गए फर्म के पास, पैसा चलता रहा। इन्होंने लैंड, लेबर, ये सब कहां से सप्लाई हुआ? हाउस होल्ड से, उसके पैसे मिले, रेंट मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला तो उसकी सैलरियां मिली, और भी कई सर्विसेज उसके इन्होंने दिया, उसके पैसे इधर से मिले, वेजेस वगैरह या रेंट वगैरह, यहां से पैसे आए, यहां से इन्होंने पैसे मिले, यहां से खर्च किए, इन्होंने यहां से फैक्टर लिया या प्रोड्यूस किया, इनको दिया। ये इकोनॉमी का क्या है? सर्कुलर सिस्टम। इसमें बहुत ज्यादा कहीं कहीं गवर्नमेंट इंक्लूड हो जाएगी तो यहाँ पे टैक्स सिस्टम लग जाएगा बीच में, और टैक्स लग के इनके पास आएगा, टैक्स लग के वापस जाएगा, ठीक है, और रेगुलेशन लागू हो जाएगा। ये हुआ आपका इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो। अब हम लोग आते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। लिख लो हेडिंग, वस्तुएं लिख लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं उसमें जीडीपी जीएनपी में। देखो तुम लोग इन्वॉल्व रहते हो तो टीचर को भी सारी चीजें एक्सप्लेन करना थोड़ा अच्छा लगता है, किसी को भी। आप लोग अभी छोटे बच्चों को पढ़ाइए, जब बच्चे पढ़ने में जो तेज रहते हैं, चीजें इन्वॉल्व होते हैं, तो इंटरेस्ट नहीं आता आपको उनसे पूछने और बात करने में। अभी किसी के घर जाइए, कोई बच्चा हो बहुत अच्छा आपसे इंटरेक्ट कर रहा हो, चीजें मिलने जुलने, आप कुछ पूछ रहे हो, आपसे बता रहा हो, समझदार लग रहा हो, तो आप उसके साथ कंफर्टेबल ज्यादा अच्छा फील करते हैं कि जो एकदम कुछ वर्क एकदम लेथार्जिक हो। बताओ, बोलो, हैं? एक्टिव हो ना तुम लोग? किस कैटेगरी में हो? कितनी बेइज्जती कराओगे अपनी तुम? कल के क्वेश्चन किए थे सब लोग, जब हमने क्वेश्चन पूछा, देखे आज काफी बच्चे गायब हो गए क्लास से, कई बच्चे गायब हो गए कि पता है सर क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा तुम नहीं गायब होते? केसो देख रहे हो, 2 दिन से मैं नहीं दिख रहा हूँ वो, है? कोई बात नहीं बेटा, एक आध दिन केसो देखो, दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? एक्चुअली में एग्जाम में अगर आपको पढ़ना है तो आपको खुद पढ़ना है, उसको कोई घोट के पिला नहीं सकता, और सब ग्रेजुएट हो यार, और अभी भी चीजें आपको समझानी इतनी पड़े तो फिर बेकार है। संदीप कहाँ गायब है? हैं? लाइब्रेरी में पढ़ रहा है? रजिस्ट्रेशन नहीं कराया क्या उसने? अच्छा बात नहीं है। हाँ, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स को हिंदी में क्या कहते हैं? माध्यमिक वस्तुएं हैं। इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स होंगे क्या? कुछ अपने आप लॉजिक लग रहा है? यस, जैसे सेमीकंडक्टर है, इसमें फोन में जो आईसी लगी, मान लिया मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन फाइनल प्रोडक्ट है ना आगे बढ़ने के लिए, इसमें कई माइक्रो प्रोसेसर लगेंगे, और क्या लगेंगे? आईसीज लगेंगे डिफरेंट, और क्या स्पीकर्स हैं, ये किसी कंपनी ने बना के दिया है ना, लेकिन इसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस तो है नहीं। इन सबको कॉम्बिनेशन फॉर्म में कहां पे यूटिलाइज होगा? यहाँ पे। लेकिन ये प्राइमरी प्रोडक्ट भी तो नहीं है, क्योंकि इनमें भी सामान लगे हैं बनाने के लिए, लेकिन ये यहाँ पे आके यूज हो रहे हैं ना। अब इनके बाद इनका एग्जिस्टेंस
खत्म। फाइनल क्या जाने जाएंगे, क्या हो गए ये इंटरमीडिएट गुड्स, और इनका एक्चुअली में जीडीपी में काउंट नहीं होता। तो डबल वो हो जाएगा ना, अगर यहाँ पे काउंट कर लेंगे तो वो डबल प्रोसेसिंग हो जाएगी ना जीडीपी में, डबल बार काउंट हो जाएंगी। समझ में आया इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? मैं चीजें एक्सप्लेन करने के प्रयास ज्यादा करूंगा देन कि मैं लिखवाऊंगा कम। एक्सप्लेन करके आप किताब से पढ़िए, क्योंकि तेजी से चीजें खत्म भी करनी है मुझे। कंसेप्ट क्लैरिटी टीचर से मेन प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, आप जब पढ़ के आएंगे तब। नहीं पढ़ेंगे तो कहां से चीजें होंगी, समझे? अगला टर्म होगा कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर मतलब समझते हो ना कि इसकी हिंदी बतानी है सबको, अभी तो बताया था उपभोक्ता वस्तुएं। मैं सर्दी जुकाम हुआ सबको फैला मत देना है। दूसरा ऑप्शन भी है ये सर्दी जुकाम वाला ना। अच्छा से हो जाता है। कंज्यूमर गुड्स लिखो। कंज्यूमर गुड्स क्या होंगे बताओ? सबके जो डेली यूज की वस्तुएं हैं, कपड़ा, मोबाइल फोन, मार्कर, पेन, बुक, घर के मसाले, गैस, चूल्हा, ये सब क्या है? बेड, फ्रिज, टीवी, ये सब किसमें आएगा? ये सब हो गए कंज्यूमर गुड्स। अब इसमें बताएं क्या, जो उपभोग की वस्तुएं हैं वो कंज्यूमर गुड्स कहलाती हैं। इसमें कुछ बताना तो है नहीं। क्यों गौरांगी, तुम्हें समझ में आ रहा है बेटा? तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट है ना? नहीं कंप्लीट है? कौन से ईयर में अभी? ग्रेजुएशन में एडमिशन अभी जस्ट एडमिशन लिया है? अभी लिया भी नहीं, काउंसलिंग नहीं हुई है? एंट्रेंस दे के आई हो क्या? अच्छा, तो अभी गई नहीं एडमिशन लेने? अच्छा, अभी रिजल्ट नहीं आया। गुड। ये जबरदस्ती तुम्हें पढ़ा रही है क्या क्लास में बैठा के? बताओ। पंखा कंज्यूमर गुड्स है कि नहीं? पंखा है? क्यों नहीं है भैया? तो मोबाइल चार्ज नहीं होगा तब तक तो आपके लिए कंज्यूमर गुड्स नहीं है। कंज्यूमर गुड्स होगा पंखा, इधर। अब वो तुम खोज लेना गूगल पे। अब इसे ऐसे क्वेश्चनों का जवाब देना हमारे लिए, इतना हम रिसर्च नहीं किए, हमको आता नहीं इतना जवाब। यार जबरदस्ती का उसमें तुम लॉजिक लगाओगे। कंज्यूमर गुड्स क्या है? फाइनल गुड्स जो हमारे उपभोग में आए। अब कैसे उपभोग करना, उसके क्या फैक्टर्स होंगे वो थोड़ी मैटर करता। अगला लिखो कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स तुम काहे नहीं लिख रहे हो सैफ? कैपिटल गुड्स कैपिटल गुड्स एक्चुअली में जो फैक्ट्रियों में यूज होते हैं, जो बड़े सामान होते हैं, पूंजीवादी सामान एक तरह से कह सकते हो, उनको क्या कहा जाता है? और ड्यूरेबल कैरेक्टर के होते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, ज्यादा दिन तक वो टिक सकेंगे, उनको क्या कहा जाएगा? कंज्यूमर गुड्स। यार सॉरी, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स यार लिखवा कैपिटल गुड्स रहा हूं, सॉरी। अब बार बार वही कंज्यूमर गुड्स इतनी देर से रटते रटते वही हो गया जबान पे। इसमें कौन से आएंगे? टूल्स, मशीन्स, ये सब क्या होंगे?
जहां ज्यादा पैसे लग रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अगला पॉइंट लिख लो, लग्जरी गुड्स, सॉरी लग्जरी गुड्स। आज गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। लग्जरी गुड्स, लग्जरी कब बढ़ती है? जब पैसे बढ़ते हैं ना आपके पास। जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा लोगों को क्या होता है, जो लाइफ को ईज करने वाली चीजें होती हैं। जैसे आपके पास पहले मारुति सुजुकी की 800 थी, पैसे बढ़ेंगे तो आप क्या खरीदते हैं? BMW खरीदते हैं ना। मर्सिडीज या SUV डिफरेंट टाइप की जो आती हैं, वो सब क्या होंगे? लग्जरी कार्स हो गई ना। तो इनकम बढ़ने के साथ जैसे जैसे हम अपने कंफर्ट जोन के लिए अच्छे प्रोडक्ट और की तरफ बढ़ते हैं, वो सब क्या है? लग्जरी गुड्स। बेसिक नीड्स की जरूरत एक्चुअली में सर्वाइवल के लिए नहीं, वो हमारे कंफर्ट के लिए जरूरी, कंफर्टेबिलिटी के लिए। लैंड क्रूजर, लैंड रोवर, ये सब गाड़ियों में हो गया। फ्रिज, नॉर्मल फ्रिज होती है, कई कंपनियों के फ्रिज होती हैं हाई फाई, होता है ना। नॉर्मल बेड भी होते हैं, बड़े बेड भी होते हैं। AC, नॉर्मल पंखे कूलर से काम चल रहा था, पैसे बढ़ गए तो अब AC चाहिए। AC में भी कई रेटिंगें हैं, होता है ना। कपड़े, पर्स, भाई 10-10 लाख करोड़ों के पर्स आते हैं ना अब तो, जो नॉर्मल 100 रुपए के भी पर्स मिल जाते हैं, 50 का भी मिलता। तो क्या हुआ, है सब लग्जरी गुड्स हो गए। अगला लिखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो सामान होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हिंदी बताएं इसकी है, पूरक। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का पूरक सामान। लग्जरी की यार हिंदी एक्चुअली में बहुत ज्यादा है नहीं कोई, है? वो शब्द अच्छा नहीं है इकोनॉमी के लिए। लग्जरी गुड्स का लग्जरी गुड्स ही लग्जरी सब वस्तुएं, लग्जरी वस्तुएं, लग्जरियस वस्तुएं ही हिंदी में लिखा है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं, पूरक वस्तुएं क्या समझ में आ रहा है? आप कोण पढ़े थे ना मैथ में, पूरक, पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, याद है कुछ? यार कभी रेस्टोरेंट में आप लोग जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, होटल गए हो तो कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट रहेगा कि नहीं, होटल बुक किए हो ऑनलाइन, होता ना वहाँ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट। क्या होता साथ में ना, दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुएं साथ में, मतलब एक के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री मिल नहीं जाती, एक्चुअली में यूज करनी होती है। जैसे टीवी एंड DVD प्लेयर, DVD प्लेयर विदाउट टीवी कोई मतलब नहीं है। पेन एंड रिफिल, कार डीजल नहीं है। फ्यूल है एक्चुअली में, उसका कंसेप्ट अलग है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे ले भी सकते हैं, नहीं भी, एक्चुअली फाइनल प्रोडक्ट ले सकते हैं। पेन एंड रिफिल समझ में आया? पूरक वस्तुएं, किसी कोई डाउट? क्या हुआ?
अगला लिखो सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग सब्स्टिट्यूट कहते हैं, एक दूसरे के बदले। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होगा, हिंदी क्या होगी सब्स्टिट्यूट की? सब्स्टिट्यूट, इसके स्थान पर वो दूसरी वस्तु। स्थानापन्न लिख लो, स्थानापन्न। हिंदी ऐसी है कि उसको समझना मुश्किल हो रहा है ना, जबकि डे टू डे लाइफ में हम सब्स्टिट्यूट तो यूज करते हैं कि इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा? गुड्स, वो वस्तुएं उसके स्थान पे दूसरी वस्तुएं यूज की जा सके, मतलब डिमांड अगर उस वस्तु की बढ़ गई, अगर वो शॉर्टेज है, उसके स्थान पे दूसरी वस्तु यूज की जा सकती। जैसे टी और कॉफी, चाय नहीं मिल रही भैया कॉफी पी लो, चलो काम चला लो किसी तरह, है ना। और कोई वैसी वस्तु बताओ। कूलर नहीं है, जरूरत, नेसेसिटी में बताओ, नेसेसिटी में। हाँ, अच्छा एग्जांपल ना। घी महंगा हो रहा है तो लोग रिफाइंड से यूज करके एक्चुअली में चीजें काम चलाते हैं। अगला लिखो गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स, गिफिन को एक्चुअली में हिंदी में भी गिफिन ही कहते हैं। गुड्स मतलब वस्तुएं आप लिख सकते हैं, ठीक है। गिफिन गुड्स, गिफिन को हिंदी में भी गिफिन ही कहते हैं, ठीक है। गिफिन गुड्स का कॉन्सेप्ट ये है, ये स्टेटस सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब स्टेटस सिंबल को रिप्रेजेंट करता है तो क्या होगा, मान लिया गौरी कल को करोड़ों के पैकेज से सिलेक्ट हुई या नौकरी करना स्टार्ट की, इनका क्या होगा, जिन चीजों के दाम ज्यादा होंगे उसकी क्वालिटी ये अच्छा मानेंगे और उसी क्वालिटी की चीजें अपने घर में लाके यूज करेंगी। वही प्रोडक्ट अगर सस्ता होगा तो ये कहेंगे अरे बेकार, ये हमारे स्टेटस से मैच नहीं करता। क्यों गौरी, करोगी नहीं यही? वही चाहे 10 रुपए कुल्हड़ वाली, जब 100 रुपए 150 रुपए की, या कॉफी जो नॉर्मल कोल्ड कॉफी तुम्हें घर पे बना लो या नॉर्मल बन लो, या कहीं ब्रांड लग गई तो वहां पे क्या होता है, रेट 250, 500, 1000, 10,000, लाख रुपए की कॉफी। क्या है, आपके पास पैसे हैं तो आप दे रहे हैं, आपको वो चाहिए, टेस्ट हो सकता है वही मिल रहा है, टेस्ट में डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन स्टेटस क्या होगा, ये स्टेटस सिंबल। आपके अगल बगल वाले, आप नॉर्मल स्लीपर में निकल गए कहीं बाहर, मतलब नॉर्मल कुछ कपड़े पहन लिए, क्या है ये, आपको क्या कपड़े चाहिए, जो शर्ट कम से कम 20-22 हज़ार से नीचे की ना हो ना। तो स्टेटस सिंबल ये क्या हो गए, इनके दाम बढ़ने पे इनकी डिमांड बढ़ती है, समझे। इनके दाम बढ़ेंगे तभी इनकी डिमांड बढ़ेगी, ये स्टेटस सिंबल की तरह यूज किए जाते हैं। जैसे कोई चीज मॉल में जाओ लेने, कोई चीज वहीं ठेले पे मिले, सेम चीज हो, लेकिन उसका दाम जहां ज्यादा रहेगा आप वहां से लेके आओगे तो ये बताओगे हमने यहाँ से लेके आए, जनरली ये होता है ना सोसाइटी में। ये क्या हुआ, गिफ्टिंग गुड्स। इकोनॉमी क्या है, सोसाइटी की साइकोलॉजी है। इकोनॉमी वर्क किस पे करती है, सोसाइटी की साइकोलॉजी पे पूरी तरह। और जितना ज्यादा आप सोसाइटी की साइकोलॉजी जो जितना ज्यादा समझता है वो उतना ज्यादा चीजें अपनी इकोनॉमी की प्रॉस्पेरिटी बढ़ा लेता है। मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग एक तरह से ह्यूमन साइकोलॉजी, आप कैसे कन्विंस कर रहे हो उसको। आप जितना बेटर उसकी नीड को समझते हो, आप आसानी से चीजें मार्केट बेच ले जाओगे, बेच ले जाएगा ना। ओवरऑल क्या है इकोनॉमी, ह्यूमन साइकोलॉजी से, ह्यूमन बिहेवियर से बहुत ज्यादा लिंक्ड है। डिमांड सप्लाई सब किस पे डिपेंड कर रही है, ह्यूमन साइकोलॉजी के लिंक पे, कुछ बेसिक नीड्स पे, कुछ चीजें किस वर्क को हमें फोकस करना है। कुछ कंपनियां वही प्रोडक्ट बनाती जो उन्हें पता है हाई एंड कस्टमर फोकस करने हैं,
करने हैं ना, पैसे खर्च कर सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले सिंगल स्क्रीन सिनेमा बहुत चलते थे। सिंगल स्क्रीन सिनेमा चलते थे, हर छोटे छोटे शहर में, बड़े शहर में लगे रहते थे। तो यहाँ पे क्या होता था, रेट कम रहता था ना, तो सिनेमा की कमाई होती थी, लेकिन वो कई स्क्रीनों में चला के होता था। अभी क्या आ गए, मल्टीप्लेक्सेस में रेट हाई हो गए। जो डिस्ट्रीब्यूटर है या जो कंपनी डायरेक्टर है, क्या कहते हैं, फिल्म डायरेक्टर, उसको तब भी उतने फायदे हो रहे हैं। अब उसको कम जगह पे मार्केटिंग करके पैसा मिल जा रहा है, उसको पता चल गया कहां पे फोकस करके पैसे कमाए जा सकते हैं, तो उसने वहां पे फोकस कर लिया। तो उनको पता हो गया मार्केट में पैसा आ चुका है। अब देखोगे छोटे छोटे शहरों में सिंगल स्क्रीन ज्यादातर नहीं है, और कोई देखना भी नहीं चाहता ना। अगर कोई सिंगल स्क्रीन से देख के निकल रहा है तो क्या कहते हैं, यस, वही चीज बता रहे हैं। तो यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो आप मल्टीप्लेक्स में ही जाएंगे, उसके रेट ज्यादा है तो आप वहां बैठेंगे। उसके रेट अगर कम हो जाए तो आप मल्टीप्लेक्स में जाने से पहले 10 बार सोचेंगे। ये भी स्टेटस सिंबल हो गया ना। गाड़ियां, कंफर्ट, कंफर्ट क्या है, रिलेटिव टर्म है आपका। कभी आप इस सीट पे बैठ रहे हैं, इससे अच्छी सीट आपको थोड़ी दी जाए, आपको 1-2 दिन 10 दिन वहां अच्छा लगेगा, फिर उससे अच्छी सीट आ जाएगी, लगे यार ये कंफर्ट है, फिर उससे अच्छी सीट आएगी। क्या है ये सब, रिलेटिव टर्म है ना, होता है ना रिलेटिव टर्म में। ऐसा देखा जाए इस पे भी कंफर्ट है, आराम बैठने को। अभी एग्जाम में इससे छोटी सीट दे कई जगहों में मिल जाती है, स्कूल वाली इतनी छोटी। कई बार मुझे मेंस में सफर इसलिए करना पड़ता है कई लोगों को, क्योंकि इतनी छोटी छोटी सीट वो प्राइमरी के बच्चों वाली पकड़ा दी जाती है, लिखना मुश्किल हो जाता सीट पे। OMR वगैरह जो फट जाते हैं वो तो मेंस की बात कर रहा हूँ, प्रीलिम्स छोड़ दो, उसमें 3-3 घंटे कंटिन्यूअस लिखना पड़ता है, ऐसे झुकने भर के एकदम झुक के लिखना पड़ता है। कमर, पैर सबकी लग जाती है, क्योंकि पूरा ये इतना चौड़ा नहीं रहता, इतनी रहती है। तो उसमें ये रहता, आयोग मिल जाए सेंटर तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ऑलवेज इस पे स्पीड कम हो जाएगी लिखने की, और आपकी थकान बहुत बढ़ जाएगी। छोटे छोटे फैक्टर हैं बट वर्क करते हैं। तो वहां से निकल के जब हमको ये सीट दिखेगी लिखने के लिए मेंस में, तो हमें सबसे बेस्ट लगेगी। रिलेटिव टर्म हुआ ना, कि बहुत क्लीन है ये जो सीट, देखी जाए एक हिसाब से तो काफी अच्छी सीटें हैं। पीछे टेक लेने का और बनाया सही गया है, पीछे एक्चुअली में जो बैठने का प्लेस है कि आप आराम से बैठ सकते हैं। क्लियर है ना। तो ये गिवन गुड्स क्या होगा, एक तरह से रिलेटिव टर्म्स के फॉर्म में, समझे। गिवन गुड्स समझ में आ गया ना। जॉब पर लगने के बाद सब लोग तो गिवन गुड्स की तरफ ही बढ़ते हो ना जी। तुम इतने हिल क्यों रहे हो, क्या हुआ, क्या क्या दर्द होता रहता है तुम्हारा, है। अभी एक सुबह मतलब तुम भी सुनना चाह रहे हो। मैं नहीं सुनना चाह रहा, मैं अपने आप को कंफर्ट में ही कर लेता हूं। बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह जरा सा कुछ हो जाए। अगला लिखो पब्लिक गुड्स। जितने गुड्स यूज होते हैं अगल बगल सब गुड्स हैं।
पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स मतलब समझ रहे हो, सार्वजनिक सामान। तो क्या होंगे भाई, पार्क क्या है? डिफेंस, पुलिस के पास कोई भी जा सकता है ना, डिफेंस किसी का, पार्क हो गए, ये सब किसको यूज कर रही है, किसी प्राइवेट के लिए तो है नहीं, कोई भी यूज कर सकता है, सबको समान रूप से एक्सेस है, इक्वलिटी प्रिंसिपल लागू होगा। अगला होगा प्राइवेट गुड्स, निजी सामान। पब्लिक गुड्स में ये भी होता है कि वो नॉन राइवल होता है, मतलब एक लोग यूज कर रहे हैं इसका मतलब नहीं वो खत्म हो जाएगा, दूसरे लोग भी सेम वे में यूज कर सकते हैं उसको। किसी की राइट्स खत्म नहीं होगी। और इसमें प्राइवेट गुड्स में यहां पे राइवलरी होगी, मतलब प्रतिस्पर्धा होगी। किसी ने अपना घर खरीदा, क्या दूसरे को यूज करने देगा क्या? तो क्या होगा, ये प्राइवेट गुड्स। गाड़ी मान लिया तेजपाल ने खरीद लिया, तो क्या बगल में बैठे जावेद को यूज करने देंगे? मतलब अब कोई जरूरत इमरजेंसी पड़ गई तो बहुत दुखी मन से दे दिए, लेकिन अब ये सोचे कि ये कहीं ले जाए जरूरत, वैसे घूमने फिरने के लिए तो कहेंगे यार कोई गाड़ी हायर कर लो। अगला लिखो, मेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स, मेरिट 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 की हिंदी कौन बताएगा मुझे? मेरिट में आना, लाभदायक गुड्स कहते हैं। मेरिट गुड्स, मेरिट गुड्स ये होते हैं जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज रखते हैं। एक्सटर्नैलिटीज मतलब उनका बाहर प्रभाव पड़ता है, लॉन्ग टर्म प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन दोगे तो बाद में भी इसका इम्पैक्ट समाज पे आएगा ना। इस तरह हेल्थ हो गया, हेल्थ सिस्टम सुधरा रहेगा तो लोगों की वर्क कैपेसिटी बढ़ जाएगी ना, अच्छी रहेगी ना। और जैसे अरुण की हमेशा तबीयत खराब रहती है, इनकी वर्क कैपेसिटी डाउन हो जाएगी। तो हेल्थ को अच्छा रखना पड़ेगा ना, जब अपनी वर्क कैपेसिटी बढ़ानी है तो। अगला डीमेरिट गुड्स, डीमेरिट, डीमेरिट गुड्स निगेटिव एक्सटर्नैलिटीज रखते हैं, मतलब बाह्य प्रभाव इनका कैसा होगा, निगेटिव होगा। अल्कोहल, सिगरेट, तंबाकू। समझ में आ गई नहीं, हिंदी इंग्लिश कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी को? चरण बता देना जहां दिक्कत हुई हो। दीपमाला समझ आया? बताओ किसमें? नहीं यार, लेकिन लग्जरी वस्तु स्वास्थ्य लायक जो लोग, इसीलिए तो अलग डिमेरिट गुड्स में नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के लिए डिफाइन किया गया। उसका दाम बढ़ने पे मांग थोड़ी बढ़ती है, वो स्टेटस सिंबल थोड़ी है यार, सिगरेट हुक्का। यार तुम लोग कहाँ से क्या चीज है, थोड़ा बारीकी, मतलब एक सोसाइटी के पर्पज से देखो ना। स्टेटस सिंबल है क्या हुक्का, सिगरेट, तंबाकू? सामने क्या लिखा है गिफिन गुड्स को? कहाँ पढ़ा?
हाँ, सब्स्टिट्यूट नहीं है तभी तो उसके दाम बढ़े ना। सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो सस्ता हो जाएगा, तब स्टेटस सिंबल कैसे रह जाएगा? ये सब तो फैक्ट है। कोई भी चीज स्टेटस सिंबल होने के लिए क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। उसका रेट तभी तो ज्यादा होगा। डिमांड उसकी कब बढ़ेगी? डायमंड की। डायमंड क्यों डिमांड हाई है? डायमंड के प्रोडक्ट, डायमंड की ज्वेलरी के डिमांड क्यों हाई है? सप्लाई भी साथ में कम है और यूनिक है। यूनिक है ना, और वो स्टेटस सिंबल के फॉर्म में यूज किया जाता है। लेकिन नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज नहीं होनी चाहिए ना इन सब चीजों की, तब स्टेटस सिंबल थोड़ी हुआ। आप स्टेटस दिखाएंगे, देखो हम मतलब 10,000 की सिगरेट पी रहे हैं, सिगार फूकोगे गिलास में लाके तब क्या पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज के मतलब, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज जो रहे वो अपने स्टेटस के लिए जो यूज करोगे, जो वर्ड अपने आप में यूनिक हो, इसीलिए गिफ्ट गुड्स उसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। समझे? एक टर्म आएगा भी बीच में यूज करेंगे, डिप्रिसिएशन। देखो, डिप्रिसिएशन हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हराश। हराश, डिप्रिशिएशन, DEPRECIATION, डिप्रिशिएशन। हरास, डेप्रिसिएशन लगता है गुड्स नहीं होता, डेप्रिसिएशन गुड्स नहीं होती, डेप्रिसिएशन हर किसी को लगता है। क्या सोच के लिख रही थी फिर? और हरास हिंदी में कहते हैं। डिप्रिसिएशन मतलब क्या हुआ? सर किसी वस्तु को उपभोग करते समय उसकी गुणवत्ता में आने वाली कमी। यस, वियर एंड टीयर। सामान में फिजिकली भी आ जाए, मात्रात्मक भी आ जाए, कुछ भी, ज्यादातर गुणवत्ता में। हिंदी में हरास कहते हैं, लिख लेना, ठीक है? मान लिया आज सैफ ने BMW खरीद ली है, ठीक है? तो एक साल बाद इसके दाम कुछ वियर टीयर इसमें होगा, टूट फूट कुछ चीजें चेंज करवाएंगे, कुछ प्रॉब्लम आएगी चलने के बाद, तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी ना। कुछ वैल्यू कम क्यों हुई? इसमें जो ये लॉस आया उसका कुछ अमाउंट होगा ना, वो जो अमाउंट होगा वो क्या होगा? इसके टोटल दाम से उसको अगर घटा दें प्रेजेंट का दाम तो क्या होगा? डिप्रिसिएशन वही तो होगा। इन्होंने मान लिया 4 करोड़ वाली BMW खरीदी है, मॉडल बता दो कोई, ठीक है? या मर्सिडीज खरीद ली, या नई वाली रेंज रोवर खरीद ली, वो 4 करोड़ के आसपास है इंडिया में, ठीक है? नई वाली रेंज रोवर इन्होंने खरीदी, अब ये 1 साल तक चलाए, अभी अगले पर्सन को खरीदेगा तो इनसे हो सकता है आधे दाम पे ही खरीदे 1 साल बाद ही। तो इसमें जो वैल्यू हरास हुआ क्यों हुआ? ये जो इसके अंदर वियर टीयर और इनके रनिंग की वजह से आया, तो ये डिप्रिसिएशन इसमें से घटाया गया 4 करोड़ में से, तो इसकी वैल्यू निकल के आई नेटवर्थ प्रेजेंट टाइम की। तो ये डिप्रिसिएशन वर्ड बार बार अभी बीच में यूज होगा। जो भी हमने जीडीपी लिखवाया था ना, तो नेट जीडीपी, जब एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वहां जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन होता है, ठीक है? वो जितने कैपिटल गुड्स और वो सर्विसेज थी उसमें कुछ हरास जो हुआ, उसको अगर इसमें से जीडीपी में से घटा दें तो ये क्या आ जाएगा? नेट सकल घरेलू, सकल नहीं, घरेलू उत्पाद। निवल घरेलू उत्पाद लिख लो, निवल घरेलू उत्पाद। समझ आ गया ना? डिप्रिसिएशन, जीडीपी हमने यहां पढ़ाया, नॉमिनल जीडीपी, नाम मात्र जीडीपी। नाम मात्र जीडीपी क्या होती है गौरी बताओ?
नाम मात्र जीडीपी पढ़ा है ना, नॉमिनल जीडीपी। प्रमोद, नॉमिनल जीडीपी, ओके ठीक, वर्तमान दर पे, ठीक है। रियल जीडीपी, दीपमाला, रियल जीडीपी क्या होती है? क्लास में अटेंटिव रहो सब लोग, बताओ। बोला, रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी। मतलब किसी चीज की प्राइस पहले कम थी और अब वो बढ़ गई है। बेस प्राइस लिखाया था ना मैंने अभी, बेस ईयर के दाम पे जब आज के गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू मूल्यांकन होगा, वो क्या होगा? रियल, वास्तविक जीडीपी, ठीक है। अब इसमें एक टर्म आता है जीडीपी डिफ्लेटर। ये एक्चुअली में होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, परसेंटेज में ले लो या वैसे डिवाइजन में भी लेते हैं, हाँ 100 लगा दो, वरना ऐसे। ये क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? जीडीपी डिफ्लेटर, अस्फीतिक। अस्फीतिक कहना टफ हो रहा है ना सबके लिए, डिफ्लेटर कहना आसान है ना। अस्फीतक, सकल घरेलू उत्पाद, अस्फीतक। अब जीडीपी हम कर रहे हैं, हिंदी में इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी डिफ्लेटर, DEFLATOR, डिफ्लेटर, LATOR, LU नहीं है, डिफ्लेटर है, DEFE, डिफ्लेटर। डिफ्लेटर, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी मतलब नाममात्र जीडीपी अपन डिवाइडेड बाय वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी, ठीक है, सही है ना। सर महंगाई है जो सस्ता है, इसको निकालने के लिए परसेंटेज, हाँ महंगाई वगैरह को निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करते हैं, लेकिन अभी जनरली प्रचलन में कम यूज किया जाता है, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर बताएंगे दीपमाला, हैं? रिवर्स कर दो बेटा, M3 अपान M0, ठीक है। M3 क्या है? ब्रॉड मनी, बृहद मनी। M0 आरक्षित मुद्रा, ठीक है। उला बताइए SLR क्या होता है? बेटा आप बताओ, आपका नाम क्या है? कीर्ति, आपका नाम? प्रियंका। CRR क्या होता है कीर्ति? कैश रिजर्व रेशियो या नकद आरक्षी अनुपात, हिंदी में कहते हैं नकद आरक्षी अनुपात। बताओ बेटा। बेटा हम पूछते रहते हैं तुम लोगों के फायदे के लिए बीच बीच में, इससे हमें कोई फायदा नहीं है, अपनी एनर्जी हम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर तुम लोग इस तरह ऐसे अनरिस्पॉन्सिव रहोगे तो कैसे काम चलेगा? जावेद बताओ। सर होता है जो आरबीआई इस बैंक का कंट्रोल करता है, वो कितने मतलब परसेंटेज का लेगा वो उसके पास रिजर्व करना पड़ेगा। किसके पास? आरबीआई के पास। आरबीआई के पास ना। उस पर इंटरेस्ट रेट मिलता है कि नहीं? इसीलिए तो वो अपने पास जमा करेगा ताकि उसकी मतलब आगे किसके ना हो। तन्नू मिलता है इंटरेस्ट रेट कि नहीं? इंटरेस्ट मिलता है उस पर? खड़े हो, दोनों लोग खड़े हो जाओ। जो बैंक होगा कितने CRR पे इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं? CRR बैंक आरबीआई के पास रखेगा, लेकिन उस पर कुछ मिलेगा नहीं। बैंक को थोड़ी उसको मिलेगा। किसको मिलेगा? किसी को कुछ नहीं मिलेगा।
सिर्फ पैसा उसके पास रखा जाएगा उतने परसेंटेज का। ठीक है, बैठ जाओ। SLR का जवाब नहीं दिया तुमने, रिवाइज नहीं कर रही हो बेटा। साहब बताओ, तुम साथ दो इनका। SLR क्या होता है बताओ जरा। गोल्ड या सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR ना। अब बताओ बताओ। गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में बैंक अपने पास खुद रखता है 18% आरबीआई के कहने पे। हाँ, RBI के कहने पे गोल्ड या सिक्योरिटी या कुछ कैश के फॉर्म में जो अपने पास ही रखना, रिजर्व के फॉर्म में, उसको खर्च नहीं करना, वो क्या कहलाएगा? SLR। ऐसे कंफ्यूज हो गए, ऐसे नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा यार। दुख होता है यार, इतनी बार हमने पढ़ाया, इतना रटाया यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के, तो लगता है बस पढ़ाते चले जाओ, लिखाते चले जाओ, भाड़ में जाए, पढ़ो या ना पढ़ो। जब पढ़ते ही नहीं हो तुम लोग। जीडीपी डिफ्लेटर समझ में आ गया ना। अब अगला टर्म तुम लोग लिखोगे GNP। GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। लिखो GNP, GDP लिख दो, प्लस विदेश से प्राप्तियां, विदेश से जो धन प्राप्त होगा। इसमें क्या क्या आएगा? एक तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड हो ही गया, प्लस ग्रांट हो गए, रेमिटेंसेस मतलब जो वहां लोग जाके काम करते हैं, यहां पे सैलरी भेजते हैं। अपने यहां से लोग गए हैं ना काम करने और यहां पे सैलरी भेजते हैं ना, वो पैसे जो आएंगे किसके थ्रू आएंगे? रेमिटेंसेस कहते हैं उसको। ट्रेड हो गया, ग्रांट हो गए, बाहर से कई बार ग्रांट हो गए, लोन या इंटरेस्ट के फॉर्म में कमाता है, कई बार बाहर के देशों को लोन देता है इंडिया और इंटरेस्ट कमाता है। ये सब किसमें आएगा? इन सबको जोड़ के जो बनेगा ट्रेड में आएगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, X-M। ये सब बनके इनको ऐड कर दिया जाएगा तो क्या होगा? GDP हो जाएगी। लेकिन ये टोटल ज्यादातर क्या रहता है? निगेटिव रहता है, अपने यहाँ कम रहता है। ये जो टोटल है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये निगेटिव रहता है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ GDP से माइनस टर्म आ जाता है यहाँ पे, इसीलिए GNP इंडिया का लेस देन GDP दिखता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक्सपोर्ट वगैरह कम है ना, इंपोर्ट ज्यादा है चीजों का, पैसे ज्यादा बाहर भेजते हैं, इसीलिए GDP से कम दिखता है। ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? इसमें बाहर, अब तक GDP में क्या था? कंट्री तक सीमित था, ठीक है, और यहां पे पूरा वर्ड समाहित हो गया, समझे? गुड्स एंड सर्विसेज का। और यहां पे सिर्फ देश की बाउंड्री, टेरिटरी के अंदर। क्लियर? ये डिफरेंस है। अब इसमें भी आएगा एक नेट GNP। नेट GNP में क्या होगा? डिप्रिसिएशन हटा लेना सिर्फ। क्या हुआ? अगला लिखो पॉइंट, नेशनल अकाउंटिंग के 3 मेथड हैं। अब GDP GNP इन सबको काउंट करने के कौन से मेथड है? GDP के 3 मेथड हैं। एक है पहला एक्सपेंडिचर मेथड,
एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और प्रोडक्ट मेथड, 3 तरह के हैं। लिखो, पहला लिखो एक्सपेंडिचर मेथड में ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब व्यय होता है, ठीक है, व्यय मेथड, प्रोडक्ट मतलब वस्तु, इनकम मतलब आय मेथड। मेथड मतलब तो समझ रहे हो ना हिंदी में, मेथड मतलब समझते हो ना बेटा, मेथड विधि, हाँ। एक्सपेंडिचर मेथड पहले लिखो, व्यय मेथड हिंदी में व्यय विधि। क्या कंफ्यूज क्यों हो? जीडीपी में सर वो भी काउंट होगा जो विदेश वाले हमारे देश में प्रोडक्ट कर रहे हैं। एफडीआई वगैरह काउंट होगा, निवेश नहीं, जीडीपी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट काउंट हो रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब जो वस्तु यहाँ पे गुड्स एंड फाइनल बना उसकी वैल्यू बाहर बेची गई वो काउंट हो रहा है इसमें। लेकिन सारी चीजें जो एफडीआई आ रहा वो भी काउंट हो रहा है, उसमें एफडीआई वगैरह काउंट नहीं होता। जो विदेशी लोग हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट कर रहे हैं वो वाला तो जीडीपी में काउंट होगा, तो जीएनपी कौन सा प्रोडक्ट कर रहे हैं मतलब? विदेशी जो हमारे यहाँ पर जो कंपनीज चला रहे हैं फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा तो इंडियन इनकम वो तो जीडीपी में नहीं, जीएनपी में भी काउंट होगा ना जीडीपी। देश के निवासी लोग देश में या विदेश में काउंट करते हैं। अरे जीडीपी में सारी चीजें, जीएनपी में सब है, देखो तो जीएनपी में सारी चीजें हैं, जीडीपी में सिर्फ टेरिटरी के अंदर है, जीएनपी में सारी चीज है। लेकिन जीएनपी कम इसलिए है क्योंकि हम जो बाहर से हमारा ट्रेड और इनकम है वो कम है, समझे? लिखो पॉइंट। एक्सपेंडिचर मेथड लिख लो पहले, व्यय व्यय विधि, व्यय विधि से कैसे नेशनल अकाउंटिंग करते, लिखो सकल घरेलू व्यय, ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर प्लस, हिंदी में सकल घरेलू व्यय प्लस नेट इनकम फ्रॉम ओवरसीज एंड एक्सपोर्ट, नेट इनकम फ्रॉम ओवरसीज एंड एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स, आगे लिखना इज इक्वल टू मतलब बराबर, इज इक्वल टू तो समझ में आ रही ना हिंदी, ठीक है, इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर प्लस सब्सिडीज माइनस, पहले मैं इंग्लिश में लिखवा दे रहा हूं फिर हिंदी में अभी एक एक टर्म बोल दूंगा, ठीक है। सब्सिडीज माइनस टैक्स, ग्रॉस नेशनल एक्सपेंड माइनस टैक्स, ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर में जो टैक्स लगेगा वो, माइनस डिप्रिसिएशन, इज इक्वल टू नेट नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेट नेशनल एक्सपेंडिचर। फिर से रिपीट कर रहे हैं पूरा फार्मूला स्टार्टिंग से, ठीक है? हाँ? हिंदी में लिखवा रहे हैं, लिखो।
सर लास्ट में दो देखे नेट नेशनल इनकम के बाद नेट इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेट नेशनल एक्सपेंडिचर लिख देते हैं दादा हम फिर। लिखो जीडीपी इक्वल्स टू, लिख लो जिनको वो नहीं लिख पाए हो ये लिख लो। जीडीपी इक्वल्स टू कैसे काउंट है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब लिखो सी इक्वल्स टू क्या होता है, हेलो हेलो, अरे नमस्कार सर, मुझे बताइए। हाँ